आगे हम इसमें देखेंगे संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप। तो संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप निम्नलिखित है। पहला है जाति भेद, है ना। तो भारत में जाति प्रथा प्रचलित है। आप लोग जानते ही हो कि भारत में हमेशा जाति प्रथा प्रचलित है। जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव भी किया जाता है ना। और परिणाम स्वरूप सदियों से निम्न जाति के लोगों के साथ क्या हो रहा है, अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता रहा है तथा वे उत्पीड़न के शिकार होते रहे हैं, है ना। और भारतीय संविधान में छुआछूत को गैर कानूनी करार दिया गया है ना। भारतीय संविधान में छुआछूत को गैर कानूनी है ना, परंतु इसके बावजूद इस समस्या को समाप्त नहीं किया जा सका है। आज भी जातिगत हिंसा विभिन्न रूपों में क्या देखने को मिलती है। दूसरा है लैंगिक हिंसा। तो भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जहां पुरुषों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है तथा स्त्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके अधीन रहे, है ना। आप लोग जानते हो पुरुष यही चाहते हैं कि महिलाएं जो है वो उनके अधीन रहे, उनसे आगे ना बढ़े, है ना। और ये लैंगिक हिंसा अनेक रूपों में देखने को मिलती है, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, है ना। बच्चे जब पेट में रहते हैं तो वही से पता कर लेते हैं कि अब लड़का या लड़की, है ना। जो वो लड़की रहती है तो उसकी हत्या कर देते हैं ना। लड़कों और लड़कियों के लालन पालन में भेदभाव बरतना, बाल विवाह करना, पत्नी को उत्पीड़ित करना दहेज से संबंधित अपराध है। कार्यस्थल पर भेदभाव व यौन शोषण, बलात्कार तथा परिवार के सम्मान के नाम पर स्त्री हत्या आदि। भारत में स्त्रियों की गिरती संख्या प्रति 1,000 पुरुष पर 933 स्त्रियां, है ना। इस बात का क्या है, ये सूचक है। तीसरा है नस्लवाद। तो नस्लवाद में मानवता को विभिन्न नस्लों के आधार पर विभाजित कर कुछ नस्लों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है जो कि अमानवीय है ना। प्राचीन काल में अमेरिका में अश्वेत लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा थी और दक्षिण अफ्रीका में भी रंगभेद की नीति अपनाई जाती है। हिटलर के समय में यहूदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था और पश्चिमी देशों में तो आज तक नस्ली भेदभाव जारी है ना। जिसका क्या है शिकार एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो विभिन्न देशों के आवासी होते हैं। चौथा है सांप्रदायिक दंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल में सांप्रदायिक दंगों के कारण बहुत से लोगों की क्या है जाने गई है ना। पांचों उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक ताकतों के बीच संघर्ष का परिणाम हमारे समक्ष प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के रूप में सामने आया। दूसरे विश्व युद्ध 1939-1945 की विभीषिका संसार को मुख्यतः इन कारणों से झेलनी पड़ी, है ना। लोकतंत्र का पतन, उग्र राष्ट्रवाद का पुनर्जीवित होना, हिटलर की आक्रामक नीति और राष्ट्रसंघ की विफलता। ठीक है। छठवां है आतंकवाद। अरब इजराइल समस्या को प्रायः आतंकवाद से जोड़ा जाता है। इजराइल, फिलिस्तीन और अरब राज्यों ने अपने हित साधनों के लिए कभी न कभी आतंकवाद का सहारा लिया है। पिछले कई वर्षों से कश्मीर घाटी में पाकिस्तान द्वारा प्रेरित आतंकवादी काफ़ी सक्रिय है और आतंकवादी घटनाओं में हवाई जहाज़ों और कारों में बम विस्फोट करना भी शामिल है ना। आतंकवादियों ने आतंक फैलाने के लिए क्या क्या आत्मघाती दस्तों का भी प्रयोग किया है। 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने पहले से 4 विमानों का अपहरण किया और इसके बाद उनका इस्तेमाल व्यापक नरसंहार के लिए किया। हिंसा का शिकार व्यक्ति जिन मनोवैज्ञानिक और भौतिक नुकसानों से गुजरता है वे उसके भीतर शिकायतों को पैदा करती है ना। और ये शिकायतें पीढ़ियों तक कायम रहती है। ऐसे समूह कभी कभी किसी घटना या टिप्पणी से भी उत्तेजित होकर संघर्षों के ताज़ा दौर की शुरुआत कर सकते हैं। और दक्षिण एशिया में विभिन्न समुदायों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय से मन में रखी पुरानी शिकायतों के उदाहरण हमारे पास है, जैसे कि 1947 में भारत के विभाजन के दौरान भड़की हिंसा से उपजी शिकायतें। न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति अप्रकट शिकायतों और संघर्ष के कारणों को साफ साफ व्यक्त करने और बातचीत द्वारा हल करने के जरिए ही प्राप्त की जा सकती है ना। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्याओं का हल करने के लिए वर्तमान प्रयासों में हर तबके के लोगों के बीच अधिक संपर्क को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। हिंसा किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तो यूनिसेफ अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के संविधान ने उचित टिप्पणी की है कि चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। इसके लिए करुणा जैसे अनेक पुरातन आध्यात्मिक सिद्धांत और ध्यान जैसे अभ्यास बिल्कुल उपयुक्त है। आधुनिक निरोगकारी तकनीक और
विश्लेषण जैसी चिकित्सा पद्धतियां भी यह काम कर सकती है। हिंसा की विभीषिका को झेल चुका विश्व अब शांति की ओर अग्रसर है और विश्व में शांति स्थापना हेतु नए नए तरीके खोज रहा है, इस जिससे लोगों के मन से क्या हिंसा की भावना निकालकर पारस्परिक प्रेम और सौहार्द उत्पन्न किया जा सके। हम जानते हैं कि हिंसा की शुरुआत मात्र व्यक्ति के मस्तिष्क से ही नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें सामाजिक संरचनाओं में भी समाहित होती है। संरचनात्मक हिंसा की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि न्यायपूर्ण व लोकतांत्रिक समाज की क्या क्या रचना की जाए और शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे एक बार में ही प्राप्त कर लिया जाए, है ना। इसे एक बार प्राप्त करने के पश्चात इसे बनाए रखने के लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए, ठीक है, रहना पड़ता है। शांति के लिए हमें लोगों के मन में सदाचार की ज्योति जलानी चाहिए। सत्य और निस्वार्थ सेवी ही किसी आदर्श व्यक्ति की पहचान है। महात्मा गांधी का कहना था कि व्यक्ति के मन, वचन और कर्म में सत्यता होनी चाहिए, है ना। हमारा मानना है कि लोग तनावग्रस्त क्यों रहते हैं, इस सवाल पर विचार किया जाना चाहिए। शांति और विकास के बीच घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न यह है कि समाज में व्याप्त अत्याचार और अन्याय के बीच सद्विचार किस प्रकार प्रस्फुटित हो सकते हैं। शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि निर्धनता दूर की जाए और आर्थिक असमानताएं समाप्त की जाए तथा मानवाधिकारों के प्रति आदर की भावना को रखी जाए, है ना। क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? तो देखते हैं कि इस संबंध में दो तर्क दिए जाते हैं। प्रथम, शांति को प्रोत्साहित करने के लिए हिंसा की आवश्यकता है। दूसरा, शांति स्थापना के लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं है। दोनों विचारों के संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। तो शांति के लिए हिंसा आवश्यक है। अक्सर यह दावा किया जाता है कि हिंसा एक बुराई है, लेकिन कभी कभी यह शांति लाने की अपरिहार्य पूर्व शर्त जैसी होती है। तर्क दिया जा सकते तानाशाहों और उत्पीड़कों को जबरन हटाकर ही उनको जनता को निरंतर नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है, या फिर उत्पीड़न लोगों के मुक्ति संघर्षों को हिंसा के कुछ इस्तेमाल के बावजूद न्यायपूर्ण ठहराया जा सकता है। लेकिन अच्छे मकसद से भी हिंसा का सहारा लेना आत्मघाती हो सकता है। एक बार शुरू हो जाने पर इसकी प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर हो जाने की होती है और इसके कारण यह अपने पीछे मौत और बर्बादी की एक श्रृंखला को क्या करती है, छोड़ती है। शांति स्थापना की हिंसा की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं, तो शांति का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति प्रतिरोध ही न करे, बल्कि इसका मकसद है वह प्रतिरोध हेतु अहिंसक तरीकों को प्रयोग में लाए, है ना, जिसमें हिंसा ना हो। हिंसात्मक तरीके अपनाने से राष्ट्रों के बीच हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है ना, जिससे क्या होता है, विश्व में भय व शंका जन्म लेती है। हथियारों की होड़ में मानव ने सभी सीमाएं तोड़ दी और जैसे जैविक हथियार तैयार कर लिए हैं जो मानव जाति और पर्यावरण के लिए क्या है, दोनों के लिए खतरनाक है। इसलिए आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए हिंसा का प्रयोग न करके शांतिपूर्ण और हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। इस प्रकार का हिंसक तरीकों का गांधी जी द्वारा सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। उन्होंने सरकार पर नैतिक और राजनीतिक दबाव डालने के लिए जन आंदोलन किया और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अनुचित कानूनों को अहिंसक तरीके से तोड़ा। गांधी जी की प्रेरणा में मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध 1960 में संघर्ष शुरू किया और हिंसक तरीके से कई बार अन्याय को समाप्त कर देते हैं, परंतु प्रत्येक मामले में क्या है, इस प्रकार के नतीजे सामने नहीं आते हैं। उदाहरण के तौर पर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग करके अल्जीरिया को फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से 1962 में मुक्त करवा दिया, परंतु उनके शासन का जल्द ही निरंकुशवाद में पतन हो गया।